चलिए आज के वीडियो में समझते हैं टीचिंग मेथड। जी हाँ साथियों, टीचिंग मेथड आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले वो देख लीजिए कि इनमें से जितना भी मेथड है, इन मेथड में से 4 मेथड आपको दे दिया जाएगा और फिर रिलेट करके पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये इनमें से चारों जो विधि है, पढ़ाने की विधि है, वो इस उम्र या इस क्लास के बच्चे के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया है, या फिर चारों में से एक ऑप्शन आपका थोड़ा बेकार वाला रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि कौन सा किस बच्चे के लिए लाभदायक है, कौन सा टीचिंग मेथड। सबसे पहले देखिए कि टीचिंग मेथड होता क्या है। ये जो टीचिंग मेथड है ये होता क्या है। तो टीचिंग मेथड ये होता है कि जब भी आप स्कूल में पढ़ाते हो तो कैसे पढ़ाते हो, कोई ना कोई विधि के द्वारा पढ़ाते हो, कोई ना कोई विधि के द्वारा ही पढ़ाते हो। मान लीजिए आप बच्चों को खेल कूद करवा के पढ़ा रहे हो, तो वो क्या है, एक विधि है, खेल कूद करके पढ़ाना। ये क्या है, एक विधि है। आप मान लो कि आप बच्चा के सामने क्या कर रहे हो, बोल रहे हो, कुछ बताने के लिए उसके सामने बोल रहे हो उसके बारे में, तो ये क्या है, एक विधि है। ये क्या है, एक विधि है। ऐसे करके ही शिक्षण के कुछ विधि हैं और जिनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला आपका आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, देखिए बच्चा को जब भी हम पहले जो है सो एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। तो पहले जब ये एग्जाम्पल दिए यानी कि उदाहरण दिए बच्चा को, तो वो क्या कहलाएगा, आगमन विधि। इसमें होता क्या है कि बच्चा को मान लीजिए कि एक कुर्सी के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, बच्चा को पहले कुर्सी दिखा देंगे। मान लीजिए हर स्कूल में तो ये अवेलेबल होता ही है, तो बच्चा को हम कुर्सी दिखा दिए। अब कुर्सी के बारे में बच्चा को बता रहे हैं कि देखो बच्चों, ये जो कुर्सी है इनमें देखो 4 पैर है, इसके 2 हत्था है हाथ रखने के लिए, एक पीठ पीछे जो नाम है उनका वो है। ऐसे करके जब बच्चा को हम बताएंगे तब बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कौन सा, आगमन विधि। क्यों, क्योंकि बच्चा को उस टाइम पे ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बात सोचने के लिए कहेंगे तो बच्चा से नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करते हैं, पहले कोई चीज़ दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, तो बच्चा अच्छे से उस चीज़ को समझ जाता है। इसलिए जो चीज़ मान लीजिए उदाहरण से नियम की ओर चलता है उसको क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। अगला है आपका निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा होता है। आगमन विधि में क्या हुआ कि बच्चों को जो है पहले उदाहरण दिए, फिर जाके नियम बताए। इसमें क्या होता है कि पहले हम बच्चों को नियम बताएंगे, फिर उदाहरण की ओर ले जाएंगे। मतलब हम बच्चों को अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो पहले उस टॉपिक से रिलेटेड हम जितना भी नियम है उसको बता देंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण देंगे। इसको हम कहते हैं निगमन विधि। ये बड़े बच्चों के लिए होता है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। अगला है आपका विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि ये होता है कि देखिए कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए एक टॉपिक है जो मान लीजिए बहुत बड़ा है, ठीक है। अब उसको क्या होगा कि बच्चा को अगर सामने वो रख दीजिएगा तो बच्चा को बोझ लगेगा वो कि ये कितना बड़ा है। उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जब भी हम टुकड़ों में बांटे तो वही आपका कहलाता है विश्लेषण विधि। क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को बांट देना ही विश्लेषण विधि कहलाता है। फिर वो क्या होगा कि बच्चा जब छोटा छोटा करके सबको देखेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा और उसके ऊपर बोझ भी नहीं लगेगा। और उसी का ठीक उल्टा होता है संश्लेषण विधि। मतलब उल्टा नहीं कहिए, इसको पूरक कहिए, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि जब उस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में हम बच्चों को पढ़ा दिए, फिर उसको इकट्ठा कर दिए। जब इकट्ठा करके फिर बच्चों को बता रहे हैं तो वो बच्चा अच्छे से समझेगा। क्यों, क्योंकि वो छोटे टुकड़े टुकड़े में उसको समझ चुका है। समझ गए आप लोग। एनालिसिस या फिर सिंथेसिस मेथड, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को विश्लेषण करते हैं यानी कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ बच्चा समझ लेता है टुकड़े टुकड़े में, तो फिर उसको इकट्ठा कर देते हैं। उसी को हम संश्लेषण विधि कहते हैं। अगला है आपका प्रोजेक्ट विधि। देखिए प्रोजेक्ट विधि जो आपका है ये होता है कि ये बच्चा खुद करता है। मतलब जो भी कार्य होता है वो बच्चा खुद करता है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे बेनिफिट 2 प्रकार का मिलता है। एक कि बच्चा का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब खुद के ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है, जो कि उसके स्कूली जीवन से लेके उसके जिंदगी भर की पूरी लाइफ में उसको काम देता है ये चीज़। उसके बाद इससे जो है सामाजिकरण, बच्चा में जो सामाजिकरण है वो उसका विकास होता है। कैसे, देखिए प्रोजेक्ट विधि, बच्चा ग्रुप में काम अगर कर रहा है तो बच्चा ग्रुप में जब ये काम करेगा तो
बच्चा जब ये ग्रुप में रहेगा तो सामाजिकरण का विकास होगा। कैसे? बच्चा जो है ग्रुप में एक दूसरे से बातचीत करेगा, इसके ऊपर धीरे धीरे करके वो बहुत सारी टॉपिक पर डिस्कस करना सीखेगा, उनके साथ रहने का, बैठने का, बोलने का, सब चीज़ का तरीका सीखेगा। तो मतलब बच्चों में सामाजिकरण का विकास होता रहेगा। समझ गए? प्रोजेक्ट विधि, इसमें क्या होता है, दो में ये बेनिफिट मिलता है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरा सामाजिकरण का विकास होता है। अगला है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि आप लोग समझ गए होंगे, अनुकरण के द्वारा जो हम सीखते हैं उसी को हम अनुकरण विधि कहते हैं। बच्चा जो है स्कूल में जब रहता है तो वो टीचर से अनुकरण करके सीखता है। कैसे? जब टीचर किसी भी चीज़ का उच्चारण बोल रहा हो तो बच्चा उस चीज़ को सुनता है और देखता है कि जो शब्द लिखा हुआ है वो टीचर कैसे पढ़ रहा है इसको। तो बच्चा जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे ही बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो शुद्ध शब्द बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही कोई चीज़ जब टीचर लिखता है किसी शब्द को तो फिर बच्चा उस शब्द को लिखना भी सीख जाता है धीरे धीरे करके। क्या ऐसी को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि। मतलब बच्चा जो है टीचर का अनुकरण करके सीख रहा है। अगला है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आपको भाषा में काम देता है। मतलब भाषा जब भी आप सीखते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष विधि काम देता है। प्रत्यक्ष विधि होता क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि वो होता है जो चीज़ हम बिना किसी के सहारे सीख लेते हैं उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। मतलब बिना किसी के सहारे का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा जानते हो, ठीक है, आपको अंग्रेजी की भाषा जाननी है, तो आप क्या करोगे? दो तरीका अपनाओगे। एक आपका ट्रांसलेशन विधि। ट्रांसलेशन का मतलब है व्याकरण विधि। आप हिंदी से जो है ट्रांसलेट कर करके अंग्रेजी सीखोगे। और दूसरा तरीका है कि आप ऐसे माहौल में चल जाओ जहाँ पे अंग्रेजी ही बोला जाता है, तो वहाँ आप भी सीख जाओगे बहुत आसानी से आप वहाँ अंग्रेजी सीख जाओगे। लेकिन वो क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी और भाषा का सहायता नहीं ले रहे हो। लेकिन जिसमें आप भाषा का सहायता ले रहे हो वो तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है। समझ गए आप लोग? जब भी हम ऐसे माहौल में सीखते हैं जब हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब दूसरे चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है एक चीज़ सीखने के लिए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अगला है आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आपका जैसे कोई लेक्चर में जैसे आपका कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आप जो शिक्षक होता है मान लीजिए स्कूल में, वो बोलते रहते हैं, उस टॉपिक के ऊपर जो व्याख्या करते रहते हैं उसी को कहते हैं व्याख्यान विधि। मतलब किसी एक टॉपिक पर लगातार व्याख्या उसकी करते रहना, तो इसको क्या कहते हैं? मतलब बोल करके सिर्फ ऐसी विधि को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। इसमें जो है पाठ्य पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और साथ ही साथ इसमें विषय वस्तु की जो है प्रस्तुतिकरण ये भी इसमें ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये विधि जो है आपका सबसे प्राचीन विधि भी यही है। इन सब में सबसे प्राचीन विधि यही है, व्याख्यान विधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि ये लागू किया गया था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। किसके? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये मॉन्टेसरी विधि लागू किया गया था। और ये जो है पहले 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। उसके बाद जाकर इसे सामान्य बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया। पहले जो है 2.5 से 6 वर्ष और उसके बाद सामान्य बच्चों के लिए भी। और ये किस लिए है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मॉन्टेसरी विधि लागू किया गया है। आशा करता हूं साथियों आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर जितना मन हो कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।